बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। सीनियर एडिटर, एनालिस्ट, एंकर पर्सन जनाब आरिफ निज़ामी की क़यादत में हम यहाँ मौजूद हैं और हम सब की मौजूदगी में लाहौर के शहर में जो कैपिटल है पंजाब का, पाकिस्तान का दिल है, वहाँ दिन दिहाड़े पुलिस कशी की गई, डाका मारा गया और इतने बड़े अदारे को तहबाला किया गया रेलवे की तरफ से। ये एक ऐसा इशू है जो हज़म नहीं होना और ना होना चाहिए। इसको हमने डिस्कस करना है और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वकालत करते हैं जनाब फैसल नकवी, जो इस ग्रुप ने जिनके पास ये इसका कारोबार था रॉयल पाम कंट्री क्लब का, तो ये उनके वकील हैं। ये उनकी तरफ से भी जवाब देंगे और वैसे लीगल आस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमने टेलीफोन पर रखा है रमज़ान शेख साहब, जो एक बड़े कारोबारी ग्रुप के चश्मो चिराग हैं और उन्होंने ये जहमत की कि ये एक मुर्दा घोड़े में जान डाल के एक बैन अवी सतह का क्लब बनाया, जो फ़खरिया लोग वहाँ जाते थे, उसका बेड़ा गर्क होने जा रहा है। रमज़ान साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, निज़ामी साहब। अच्छा रमज़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप अगर मुख्तसर बताएं कि ये कब्ज़ा आपने किया है या कब्ज़ा गासिबाना रेलवे की तरफ से हुआ है, जिस तरह आपको एविक्ट किया गया? और वो दो तीन इल्ज़ाम लगाते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी आपने वहाँ होटल नहीं बनाया, एक आपने रेलवे को जो रकम अदा करनी वो नहीं दी, तीसरे आपने इट वाज अ हाईवे रॉबरी, आपको ये मुफ्ती मिल गया तकरीबन। तो ये सारा जवाब दें कि आपका केस है क्या? साहब, आप माशाल्लाह लाहौर के पुराने रहने वाले हैं। आपको पता है कि ये जो रेलवे का गोल्फ कोर्स था, ये तकरीबन पिछले कुछ 70-80 साल से इन ऑपरेशन है। हमने इसकी मैनेजमेंट संभाली है 2001 में, जिस पाकिस्तान हुकूमत ने बाकायदा इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट के जरिए पार्टीज को इनवाइट किया। 7 बिडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 3 बिडर्स ने बिड डाली। हाशवानी साहब का जो ग्रुप है PSL, ये भी एक बिडर था उसमें, और तीसरी एक और कंपनी थी। तो इन 3 कंपनी हुई अप्रैल 2001 में। हमारी बिड जो है वो सक्सेसफुल और सबसे बेहतर थी, जो रेलवे का क्राइटेरिया था उस पर। और ये तकरीबन 1.5 साल का प्रोसेस था। ये प्रोसेस ये नहीं था कि एक दिन में वो रात मिला के, जैसे साद रफीक साहब ने रातों रात आके कब्जा कर लिया, इस तरीके से नहीं हुआ। 1.5 साल के प्रोसेस के बाद हुआ है। और गुजारिश, हमने इसको टेक ओवर करने के बाद 2001 में इस पे इन्वेस्टमेंट शुरू की और तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट 2 साल के अरसे में की, 2001 से लेकर 2003 तक। और ये सारी डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं जिनको बाकायदा इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने वेरीफाई किया है। 1.5 अरब रुपया लगाया आपने 2 साल में? 1.5 अरब 2 साल में लगा के क्लब, देखिए क्लब बनाया। प्राइवेट सेक्टर में तो क्लब मेंबरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना जी निजामी साहब। हमारे जो जिमखाना क्लब बना हुआ था, बाकी जो बड़े बड़े क्लब थे, तो वहां पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये पहली प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट थी। और मेंबर्स जो कि पैसा खर्च करना चाहते थे, वो बगैर किसी डेवलपमेंट के और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी के एक ढेला देने को तैयार नहीं था। तो जब तक हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं करते, इस पर गोल्फ कोर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं बनाते, इसकी बिल्डिंग्स नहीं बनाते, तो किसी ने मेंबरशिप यहाँ लेने की हामी नहीं भरी। और जब ये फैसिलिटी बन गई, ये इन्वेस्टमेंट्स हो गई, और जो पेमेंट्स हमने रेलवेज को करनी थी प्रोजेक्ट बनाने से पहले, तकरीबन $1 मिलियन की एक डाउन पेमेंट थी जो हमने उस वक्त रेलवेज को की, $1 मिलियन की। ये तमाम पेमेंट्स करने के बाद हमने अपनी को स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता मेंबर्स बनाने शुरू किए। तो हम तो निजामी साहब इस प्रोजेक्ट को पिछले 14-15 साल से बिल्कुल अपने जैसे एक बच्चा होता है उस तरह से इसको बिल्ड किया है, डेवलप किया है, ऑपरेट किया है। ये फैसिलिटी आपके सामने है। तो और इस दौरान रेलवे के कुछ 7 से 8 वुज़रा भी आए, डिफरेंट चेयरमैन भी आए, डिफरेंट मैनेजमेंट आई, रिजीम्स आई। हर किसी का जो एग्रीमेंट के मुताबिक पेमेंट बनती है, तो पेमेंट हम रेलवेज को अदा करते हैं। ये आपके सारे फैक्ट्स ठीक हैं। वो कहते हैं कि आपको नजायज़ बख्शी की गई थी परवेज़ मुशर्रफ की, मिलिट्री डिक्टेटर के जनरलों ने, वो काजी जवेद अशरफ और दूसरों ने आपको रेडियो की तरह आपकी जेब में डाल दिया था और आप उसको खा रहे थे और कौमी खजाने का तबाही बर्बादी हुई है। इसका जवाब दे। इसका जवाब सर ये है कि हमने, हमारे इदारे ने, जो मेनलैंड ग्रुप है, इसने रेलवे को 14 साल में 55 करोड़ रुपए की अदायगी की है। और हमारे इस टेक ओवर से पहले, मतलब इस डेवलपमेंट से पहले, पाकिस्तान रेलवेज इस इदारे को चला रहा था और उसके साथ कोई और प्राइवेट पार्टी थी। 20 साल में रेलवेज की इनकम 1980 से लेकर 2000 तक
240 रुपए थी, ये रिकॉर्ड पे है और रेलवे ऑडिट का हिस्सा है। 240 रुपए रेलवे को मिले हैं 1980 से लेकर 2000 तक, और हमने डेवलपमेंट के बाद से लेकर अब तक रेलवे को 55 करोड़ रुपए अदा किए हैं जब ये प्रोजेक्ट कमर्शलाइज हुआ है। तो रेवड़ियां आप देख लें कि कहाँ पे थी और कौन। अच्छा, आप लाइन पर रहे, आपके वकील बैठे हैं। नकवी साहब ये जो ये कह रहे हैं, लेकिन वो ख्वाजा साहब कहते हैं कि इन्होंने जो उनके बकाया जात थे जो रेलवे को नॉर्मल फीस देनी थी वो भी नहीं दे रहे थे। इसकी क्या किस्सा? सर ये बिल्कुल झूठ है, पूरे पैसे दिए जा रहे थे और आखिरी जो है 2014 तक तो रिकन्सिलिएशन हुई। 2015 में जब उन्होंने पैसे मांगे तो उनको पैसे भेजे गए, ये ख़त मैंने आपको दिया भी है, और उन्होंने फिर पैसे वापस कर दिए। वो लेटर लिख के खत क्या हमें नहीं चेक चाहिए, वो लेटर लिख के उन्होंने वापस कर दिया कि हमें पैसे नहीं चाहिए। अगर आप पैसे मांगे और फिर वापस कर दें तो ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने नहीं दिए हुए। इसी तरह वो जो कहते हैं कि जो होटल नहीं बनाया, बात तो ठीक है कि होटल नहीं बनाया, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि जो ज़मीन जिसके ऊपर होटल बनना है वो आज तक दी नहीं है रॉयल पाम को, उसके ऊपर एक मज़ार है, मज़ार के ऊपर स्टे है। तो ये कहाँ की शराफत है कि जी आप मज़ार गिरा दिया जाए नौज़बिल्ला। जब ज़मीन देंगे तो फिर कुछ होगा ना। हमने तो उनसे कहा कि जी आप हमें इजाज़त दें, हम कहीं और बना लेंगे, वो उन्होंने इजाज़त आज तक दी नहीं है। तो किस्सा क्या है? वाई आर दे आफ्टर योर क्लाइंट? इस शॉर्ट, इसको जो अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है ना, इस ग्रीड, हवस, लालच, लालच कि जी हमें पैसा और चाहिए। वही कहानी है कि जी जो मुर्गी जो सुनहरे अंडे देती थी ना, उनका जी इसको एक दफ़ा कत्ल करके सारे अंडे ले लो, उनसे खुद तो चलाया नहीं जाएगा और ये भी तबाह कर देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं 2 अरब इतना रुपया इनकी तरफ। 2 अरब कहाँ से निकला जी? 2014 तक तो रिकन्सिलिएशन हुई भी है, उसके बाद पैसे किस चीज़ के हैं? जो पैसे 2015 के थे उनको दे दिए गए, उन्होंने खुद नहीं लिए। 2 अरब कहाँ से बनते हैं? पता नहीं कौन सी मैथ है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं जी? ख्वाजा साद रफीक साहब को क्यों नहीं लाइन पर लिया? ख्वाजा साद रफीक को आज हमने बहुत कोशिश की, कल अपने प्रोग्राम में पेशकश की थी, आज उनको बड़े फ़ोन किए रेलवे वालों को कि उनका जी वो ख्वाजा साहब ही जवाब देंगे। तो ख्वाजा साहब जो तैयार नहीं हुए, नहीं तो हम यकीनन अब अभी दोबारा भी पेशकश करते हैं। अभी वो सुन रहे हैं तो लाइन पे आ जाए। फैसल नकवी साहब, आप तो एक संजीदा किस्म के वकील हैं, आपके क्लाइंट ने वाकई कोई वायलेशंस की थी कि इस तरह पुलिस कशी करके वहाँ कब्जा कर लिया जाए? नहीं सर, ये क्लाइंट से क्यों ना पूछ लें? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस क्यों नहीं? रमज़ान साहब आप बताएं कि ये गुलाम हुसैन साहब का सवाल है कि ये एक किस्म का एक पैरामिलिट्री ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत पेश आई? आप वैसे ही उनको दे देते अगर कहते तो वो। नहीं, मैं आरिफ साहब ये लाइन कटी थी, आपका सवाल मैं सुन नहीं सका, काइंडली जरा दोबारा कहिएगा। मेरा सवाल ये है कि आया ये जो उन्होंने एक पैरामिलिट्री ऑपरेशन किया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए निज़ामी साहब, अगर तो किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी तरीके से एक एक्ट करना हो तो वो दिन की रोशनी में आएंगे, कोई नोटिस लेकर आएंगे, कोई लेटर लेकर आएंगे, दफ्तर खुलेगा, वो आके आपसे कहेंगे जी ये हमारे पास एविक्शन नोटिस है, ये हमारे पास टेक ओवर नोटिस है, ये हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है। ये कार्रवाई इंटरेस्टिंगली जुमा शहरी के बाद तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे की गई। रेलवे पुलिस, मैं आपको चौधरी साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये समझते हैं कि पुलिस का जो ज्यूरिस्डिक्शन है रेलवे पुलिस का वो कहाँ पे है। रेलवे पुलिस ने इस प्रॉपर्टी पे आके ख्वाजा साद रफीक के कहने पे कब्जा किया है और उन्होंने कंप्लीट इलीगैलिटी की है। ये अगर आप पढ़ें रेलवे पुलिस का जो एक्ट है उसके तहत उनको ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस तरीके से प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करें और ये सारा कुछ करें। और ये सारा कुछ हो रहा है उस वक्त जहाँ पे हम देखते हैं कि वजीर आला साहब जो कि खुद माशाल्लाह कानून का बड़ा एहतराम करते हैं। और मुझे याद है मैं डिफेंस में कुछ अर्सा पहले एक वाकया हुआ था जिसमें उन्होंने रात को बाकायदा कानून के आगे पेश कर दिया था और उन्होंने बाकायदा कानून को फेस करके जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था वो फॉलो किया था। और उस वजह से हम बड़ी उनकी जो है वो इज्जत करते हैं और यही तवक्को करते थे कि ये वजीर साहब ने जिस तरीके से दिन दिहाड़े रेलवे पुलिस को इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी हरकत की है, उम्मीद ये करते थे कि यहाँ भी वो इस चीज का नोटिस लेंगे, रेप्रीमांड करेंगे और रेलवे पुलिस की इस दिन दिहाड़े बदमाशी को रोकेंगे। लेकिन इस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस जो है वो पेरीमीटर मैं जरा एक निज़ामी साहब से पूछ लूँ। निज़ामी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट्स बंद हो गई हुई हैं मुल्क में, क्या है? इनका तो स्टे भी था। क्या सूरत क्या है जी? ये इस तरह अदालतों की मौजूदगी में ये हो रहा है, हाई हैंड ऐसा खीर तक चले जाए, ये तो कोई बंदा महफूज नहीं है। कल वो गवर्नर हाउस में घुस गए, वो रफीक रजवाना जो है आपको निकाल दिया, भाई चलो हाँ, या जिमखाना क्लब पे कब्जा कर लिया आप, जिधर मर्जी मगर के वो
हो सकता है वैसे। सर बिल्कुल। ये क्या करा रहे हैं सर आप? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि जी अगर आपका ख्याल है कि पैसे कम दे रहे हैं तो आप आके बताएं कि जी इसको किस तरह से ठीक करना है। ये पेंडिंग है मामला। उसके बाद जब 3 महीने पहले जब पता चला कि शायद ये वारदात करने ये लगे, उन्होंने किसकी गार्ड में ये किया, मुझे नहीं समझ लगी। नकवी साहब ये सुप्रीम कोर्ट का केस क्या है, ये तो बड़ी देर से चल रहा सर है। सुप्रीम कोर्ट में केस ये है कि जो खाकवानी साहब जो कि पुराने गोल्फ कोर्स के थे, इसाक खाकवानी इसाक खाकवानी साहब, जो 1 रुपया महीना देते थे, वो ये कह रहे हैं कि 1 रुपया महीना वो क्लब देता था। उन्होंने क्या कहते थे उसको, रेलवे पाकिस्तान रेलवेज गोल्फ क्लब, गोल्फ क्लब, उन्होंने खुद लीज लगाई है। 33 साल की लीज है, बिल्कुल इलीगल तरीके से उनको मिली थी, और 1 रुपया महीना वो देते थे। वो ये कह रहे हैं कि जी जो 1 रुपया महीना एक आदमी, या पूरी लीज 1 रुपए की? पूरी लीज, वो टोकन, मतलब वैसे ही दी हुई थी। टोकन, और उसके बाद रेलवे का पैसा भी खर्च होता था, वो तो खर्च छोड़ देना आप। वो ये कह रहे हैं कि जी इनको गलत दिया गया, ये पैसे कम दे रहे हैं, मुझे वापस कर दिया जाए। ये 2011 से ये केस पेंडिंग है। इसको सुना गया, बार बार सुना गया, और जो उनके जो आप खर्चा कितना ठेका भर रहे थे मैं साल का रफली? पिछले 2001 से रॉयल पाम ने कोई 55 करोड़ रुपए दिए। अच्छा, उसके अलावा 30 करोड़ टैक्स में दिया, उसके अलावा लोगों को रोजियां दी। और अभी अगर ये होटल बन चुका होता, अगर हमें ज़मीन मिल चुकी थी, तो इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे इनको। और हमने इनको ऑफर भी किया कि जी अगर आपने, ठीक है अब हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, हम आपके साथ बात करने को ये तैयार हैं। बहुत बड़ा डाका है निजामी शेख साहब से आखिरी सवाल कर लें क्योंकि ब्रेक पे। शेख साहब आपका वक्त लिया, आप यू हैव द लास्ट वर्ड ऑन इट, कि अब क्या चाहते इस हैं आप? क्राइसिस का क्या आप समझते हैं क्या हल होगा? क्योंकि वो तो कहते हैं कि ईद के बाद उन्हें बोर्ड भी लगा देना है। एक दूसरा बात है कि जो हमारे जैसे मेंबर हैं रॉयल पाम के, मोहसिन नकवी साहब, फैसल नकवी साहब भी मेंबर हैं, ये इनका क्या बनेगा? इनके हमने जो मेंबरशिप ली हुई है, ये कौन इसका वाली वारिस होगा? वो कहते हैं कि रमजान शेख साहब से जाके पूछें। निजामी साहब, ये अनफॉर्चुनेटली जितनी मेंबरशिप आज तक जितने मेंबर्स ने ली है, एग्रीमेंट के तहत रेलवेज ने 10% उसका लेना था एज अ ग्रॉस रेवेन्यू। 2001 से लेकर 2015 तक रेलवे उस ग्रॉस रेवेन्यू का हिस्सा ले चुका है। अच्छा, पैसे नहीं और दे रहे? इसके बाद अगर वो किसी मेंबरशिप के लिए या मेंबर के लिए उसको डिप्राइव ऑफ करते हैं फैसिलिटी से, तो वो मेरे हिसाब से इलीगल होगा। और उनको इख्तियार ही नहीं है। देखिए, उन्होंने 49 साल की लीज दी हुई है। आप, नकवी साहब और बाकी हजारों मेंबर्स 49 साल के लिए क्लब के मेंबर्स हैं। किसी का कोई राइट नहीं है। उनका झगड़ा मेरे से हो सकता है, किसी और से हो सकता है, मेंबर्स का राइट वो डिप्राइव ऑफ नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं ये कंपनी चला रहा था, मेरी बदनीयत होती, मैं किसी को कंपनी बेच के चला जाता, और वो आने वाला भी तो जिम्मेदार होता ना इस चीज का। वो ये कहता कि जी ठीक है, ये मेंबर्स तो जो है वो ये मेरी लायबिलिटी है। लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त इस चीज को कि जितने लोगों को हो सकता है वो हमारे खिलाफ खड़ा करें। ये अगर ख्वाजा साहब की एक पॉलिसी है, क्योंकि वो लैंड के बिजनेस में हैं, वो रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, मुतअद्दिद उनके कारोबार हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह के ऊपर, तो वो आपसे मेरे से इस चीज को बहुत बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किसकी गर्दन जो है वो दबानी और दबाई जा रही है। उस पर कोई एक्ट नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली पंजाब पुलिस जो कि पैरामीटर्स पे बैठी हुई है, समझ रही है, जान रही है, मानती है कि वो ये सारा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक्शन नहीं कर रहे। रमजान शेख साहब, आपके साथ जो ज्यादती हुई है, आपके क्लब के पूरा मुल्क इसको देख रहा है, और अदालतों को चाहिए कि फोर्स में इसका डे टू डे हियरिंग करके इस मामले का हल करें। ये कोई तरीका नहीं है, कोई जंगल का कानून नहीं है, ये डाके मारने का दौर नहीं है। थैंक यू फॉर योर टाइम। लेकिन नकवी साहब, ये मुझे बताएं कि आप लीगल क्या और आपके पास क्या रेमडीज अवेलेबल है कि, और आप अभी तक बड़े सुस्त रवि से काम कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा जुल्म हो गया है तो कोई आपने रेमडियल मैयत ली ही नहीं है, इसका जवाब दें सर। आफ्टर ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। फैसल नकवी साहब, आप मुझे आम फहम लफ्ज़ों में ये बताएं कि रेलवे के डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने और रेलवे मिनिस्टर ने और सारी हुकूमत ने आपके क्लाइंट के केस में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वायलेशंस की है, ज़रा लोगों को समझाएं। देखिए जी, सबसे अहम बात तो ये है कि अगर गवर्नमेंट का एक मुआहदा होता है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये नहीं फैसला कर सकती कि दूसरा जो है वो मुजरिम है और उसको उठा के जेल में डाल दे। अगर तो उनका ख्याल था कि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है तो अव्वल तो अदालत को फैसला करना चाहिए था और उसके बाद जाके कोई एक्शन लेते। खुद ब खुद तो नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि एक सिविल कोर्ट में मामला दायर था
और सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि जी इनको बेदखल नहीं किया जाएगा, उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी हुई है और उसके ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो एतजाज़ एहसन साहब जो है उसमें पेश हुए हुए हैं। तीसरी बात यह है कि जब वो खड़े होकर कहते हैं कि जी हमें पैसे नहीं दिए गए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक खत है, वो खत अगर वो पेश कर देंगे टीवी स्क्रीन पे भी तो ये लोगों को भी रेलवे का नजर- खाता है भाई, ये देखें जी, ये- और रेलवे कह रही है इन्होंने चेक लगाए हैं, लेटर लगाया है ये खत भी कि है। आप पैसे ले लें, और वो कहते हैं जी हम आपके पैसे नहीं लेने और वापस कर रहे हैं, और केस आप ये बना रहे हैं कि 2,000 रुपया देना था, इसलिए हमने रातों रात पुलिस कशी करके वहां कब्जा कर लिया है और इनको उठा के बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दिया है। मैं समझता हूँ ये कोई अभी कोई अफ्रीका के कोई रिमोट एरिया का मामला नहीं है, पाकिस्तान है 20 करोड़ के मुल्क में इस तरह की हरकतें हो रही है, कोई पूछने वाला तो आपको अदालतें भी कोई इंसाफ नहीं दे रही। सर अदालतें बिल्कुल इंसाफ देंगी, लेकिन उसके अलावा एक पॉइंट ये कि ये जो इल्ज़ाम जो है ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी किए गए हैं, इसके ऊपर नैब की इन्वेस्टिगेशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट अच्छा, उसमें क्या हुआ है? अच्छा, नैब का क्या हुआ है? आफ्टर ऑल नैब बड़े बड़े सर, नैब की को पकड़ लेती है। नैब ने सुप्रीम कोर्ट, नैब की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि जी इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दें, हमारे पास तो कोई जवाब नहीं कि हम आगे जाके प्रोसिक्यूशन करें। तो नैब सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रही है कि जी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नैब जो है वो डील करा रही है रेलवेज़ के साथ, और यहाँ पे लोग बयान दे रहे हैं कि जी नैब तो इनको कल उठा के ले लेकिन जाएगी। निज़ामी साहब, अभी आपको खुद रमज़ान शेख साहब ने बताया है कि बिडिंग हुई, पहले 7 पार्टियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, 3 ने बिड दी, 1.5 साल के प्रोसेस में इनकी यानी वो कबूल की गई, तो अब नैब क्या करेगी तो दूसरा क्या करेगा, मुझे ये बताएं। और वो कहते हैं ये लेटर देखें ज़रा, वो कहते हैं कि जी हमने पैसे ले लें, आप चेक लगा के भेजिए, उन्होंने वापस कहा कि हमने नहीं ले रहे, और आज केस ये बना रहे क्योंकि दे हैव नो फेस नो केस एंड दे हैव फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ऑल रूल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मुर्गी की जो आपने कहा था, गूज दैट लेज द गोल्डन एग, तो यार कोई प्राइवेटली इनको को पैसे पूसे दे दे, कारोबारी तो दे देते कमीशन वगैरह, ये क्या आपने बात ये ना इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी आपने जो है वो कौड़ियों के दाम पे चीज़ ले ली। उस ज़माने में जब ली थी 2001 में, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में क्या हाल था, उस ज़माने में इन्वेस्टमेंट करना कितनी कोई बड़ी बात पहले है। वो 1 रुपए से ले तो 1.5 अरब अगर मैं चीज़ डाल दूंगा तो जाहिर बात है चीज़ बेहतर हो जाएगी ना। एक किस्म की मुफ्त परी थी ना कि भाई वहाँ मुफ्त गोल्फ खेल रहे। दुनिया में गोल्फ खेलने के लिए बड़े बड़े पैसे देने पड़ते हैं, आपको तो मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी मेंबरशिप खरीदने के लिए बड़े बड़े पैसे देने पड़ते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स कोर्सेज जो था ये रॉयल पाम का था। ये तो सारी अपनी जगह पे है, लेकिन साद रफ़ीक साहब जो है उन्होंने रेलवे को काफ़ी टर्न अराउंड किया है और उसका जो लॉस उठाया, ग़ालिबन वो इस परसूट में कोई बेहतर बारगेन तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लब तो चलाना मेरे ख्याल से उनके बस का रोग नहीं है। सर वो रेलवेज चला लें तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्लब चलाना आप सही कह रहे हैं उनके बस की बात नहीं है। आज तक तो रेलवेज कर नहीं सकी, कल को मेरे ख्याल से भी नहीं कर सकेगी। सर ये बात जो है ना कि ये सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन है कि मीन्स आर जस्टिफाइड बाय द एंड यू अचीव। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि जस्ट एंड के लिए, नेकी के काम के लिए, ये नहीं है कि डाका मार के मैं खराब भाई इसका नाम आप रख दिया उन्होंने, रेलवे गोल्फ एंड कंट्री क्लब। माशाल्लाह। तो वो तो जिस रास्ते पे चले गए हैं वो जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई पंजाब के चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं। आफ्टर ऑल है तो उनके वजीर ना। वो तो साद रफ़ीक तो जनाब आजकल इस हुकूमत को जो 2-3 आदमी चला रहे हैं ना, याद सादिक और ये साद रफ़ीक, उनमें पेश है। और साद रफ़ीक साहब को भी ले ही ले तो क्या अच्छा यार, अगर आ जाते तो करें उनको फ़ोन। ये जो एक बताएं जिन्होंने अयाज सादिक का जिक्र किया, उनका भी कोई मसला रहा है इस क्लब से? सर उन्होंने मेरे ख्याल से शायद कोई उनकी कोई सियासी कोई वजूहत हैं जिनकी वजह से उनको ये जो है ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो है जब वो मेंबर थे नेशनल असेंबली के तब भी कोशिश की थी कि वहाँ पे एक कमेटी के सामने लेके आएँ, लेकिन कमेटी के ओपिनियन जो है वो तो एक तरफा ही होती है। बात अगर आपने करनी है तो अदालत में आके करें। ये मामला जो है अदालतों में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि जी आप जाके बताएं कि आपने क्या करना है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप रातों रात जाके डाका करके जबरदस्ती ले साहब लें। आप खुद समझते हैं, अगर उनका कोई केस होता हाई कोर्ट या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अदालत से बैल साथ जाता, हाँ उसके साथ पुलिस वाले होते या ना होते, शेख रमज़ान ने या रूल ऑफ लॉ तो यही इसी को कहते हैं। बिल्कुल, पहले इन्होंने फैसला करें। खाली करना था। तो अब आप किस स्टेज पे केस आखिरी और आपके पास कोई रेमेडी है कि ख़त्म होगी? नहीं सर बिल्कुल रेमेडी मेरे है। view- ये मामला अब हाई आप कोर्ट में कौन पेंडिंग से- है, हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है, मंडे को केस लगेगा और इंशाल्लाह जो है हम देखेंगे कि हाई कोर्ट कैसा प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो ये तो बात एक तो ये हुआ, एक दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो तो एक लंबा मामला लगता है मुझे।
फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ख्याल से जो बहस तो सारी हो गई हुई है, और उसमें से निकला ये था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हमें इंडिकेशन आई थी, जो उनकी ऑर्डर शीट में भी है, कि उन्होंने पूछा कि जी आप क्या करने को तैयार हैं। तो रॉयल पाम ने खड़े होकर कहा कि जी अगर आपको हमारे पैसे पूरे नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50-50 पार्टनरशिप ही मिलनी थी ना, हम आपको वो दे देते हैं, आप अपने अकाउंटेंट लगा के पूछ लेंगे कितने पैसे बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बड़ी अच्छी एक तजवीज़ है। रेलवे से पूछा जी आप क्या करना चाहते हैं, उनका जी हम जरा इसके बारे में सोचना चाहते हैं। वो सोचते सोचते उनका जी हम रातों रात डाका लगा लें, सोचने का टाइम लिया, पीछे से जाके कब्जा ले लिए, ये हुआ है यहाँ पे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा है, सिविल कोर्ट में स्टे है और हाई कोर्ट में भी पेंडिंग, ये किस तरह हो सकता है भैया? आप अदालत में जाएं, आप साबित करें कि गैर कानूनी कोई हरकत नहीं है, कोई जवाब नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है अल्टीमेटली अगर जब वी कांट प्री जज कि अगर ये इतना मेलेफाइडी है और इतनी ब्लेटेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, तो आपको इंसाफ मिलने की तवक्को तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी अदालतों के ऊपर हमारा भरोसा है, अदालतों के ऊपर हमारा इत्मीनान है, और इंशाल्लाह जो है वो इंसाफ। लेकिन नकवी साहब होता ये यहाँ कहते हैं कि वो मुझे नहीं पता क्या कि जिसका कब्जा होता है वो उसकी आधा तो केस वो वैसे ही जीत जाता है। वो तो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। हाँ, तो इसीलिए पाकिस्तान में तो बल्कि 9/10 नहीं, यहाँ पे तो 11/10 होता है। चलिए जिसका आपसे कब्जा हो गया इसके उसने ले बाद लिया। हमने ये पूछना है, आप वैसे भी मैं आर्टिकल उनका तारुफ पूरा 62 करा दूँ आपको। ये अक्सर अखबारात में कॉलम भी लिखते हैं, और मेरे यहाँ ये जब इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते थे अमेरिका में, प्रिंसटन में, तो मेरे यहाँ ये नेशन में एक ज़माने में इंटर्नशिप भी कर चुके हुए हैं। चलो मैं इनसे ये पूछना है वक्फे के बाद कि आर्टिकल 62-63 पर जो अपोजिशन पार्टियों ने रेफरेंसेस दायर किए हैं, उनकी कोई लोकल स्टैंड आई, उसमें कोई जान है, या उनको भी जिस तरह आपको उठा के बाहर फेंक दिया है, उनको कागज़ों को भी बाहर फेंक दिया जाएगा? इसका जवाब देना आपने आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोड्यूसर साहब, ये रेलवे के किसी तर्जुमान का या उनके वज़ीर साहब का जो है साद रफ़ीक साहब का नंबर मिलाएं, क्योंकि ये फैसल नकवी साहब तो मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो तर्जुमान कहते हैं मिनिस्टर साहब से बात करें, मिनिस्टर साहब अवेलेबल नहीं है। चले फिर कभी सही, व्हेनेवर इज़ वेलकम। तो अब ज़रा नकवी साहब जो है ये इनसे दूसरी बातों पे कुछ करें मामलात पे। ये नकवी साहब ये आर्टिकल 62-63 का जो रेफरेंस हो, पहले पीटीआई ने किया, फिर पीपल्स पार्टी ने कर दिया, और पीपल्स पार्टी का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें उन्होंने वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, पता नहीं कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन सही है नहीं है। लेकिन ये एक तरफ कहते हैं कि सुप्रीम वो जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है फ़िलहाल, तो ऐसे कहते हैं विल इट फ्लाई, टाइम गेनिंग के लिए ये। देखिए इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट। मतलब कि आपका बेसिक तो पॉइंट ये है कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कौम जो है वो फैसला करे कि वो बंदा ठीक है कि नहीं है। ये जो आपके आइन में जो शिकें जो आई थी, जो डाली गई थी सादिक और अमीन के बारे में, ये एक डिक्टेटर की थी, और उनका यही मकसद था कि गिने चुने लोगों को निकाल दिया जाए। जिसने जो करना जिधर भी है वो आवाम के सामने, आवाम फैसला करे कि जी हमें ये बंदा पसंद है नहीं है, जो कुछ भी है। और अगर आप आज जो है इस्तेमाल करना शुरू करेंगे कि जी अगर ये नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, कल को इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा कि जी आपने फ़लानी चीज़ें नहीं बताई हुई थी, आपकी जो प्रॉपर्टी जो है, जो आप पता चला कि जी ऑफशोर प्रॉपर्टी है, आप वो भी नहीं होगी। एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप इसी में लगे रहेंगे। बात यह है कि जो कौम ने फ़ैसला किया है कि उनको लोग चाहिए, उनको आना चाहिए, और अगर उनको नहीं पसंद तो उनको वोट आउट करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अदालती कार्रवाई में लगे। अदालत की कार्रवाई में कानूनी इश्यूज़ होने चाहिए कि आया कि आपका रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। ये बहस जो है, तो आपका अभी क्लाइंट जो आ रहा है हसन नवाज, उसको तो इसी बुनियाद पर निकाल दिया। MNA था उसका इलेक्टेड, और साल से इलेक्ट हो रहे थे वहाँ। वो बिल्कुल है। उसमें मसाइल ये थे, उनके खिलाफ जो फैसला हुआ है वो इस बुनियाद पे हुआ कि उन्होंने अपने डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स जो है वो सही नहीं किए। वो एक यहाँ भी यही केस है। वो ठीक है, लेकिन वो फिर सादिक और अमीन का तो इशू नहीं है ना जी। वो एक स्पेसिफिक बात है कि आपने एसेट्स अपने नहीं दिए हुए। वो एक इसलिए है क्योंकि जब लोग जो सामने आते हैं, ताकि जो कौम को पता चले, क्योंकि कुछ कागजात आपको फाइल करने होते हैं अपने नॉमिनेशन के साथ, वो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बात और है। लेकिन ये कहना कि एक बंदा झूठा है कि नहीं है, इस बुनियाद पे वो फिर एक पंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि कंसीलमेंट तो है ना इसमें। नहीं, वो
बकौल रेफरेंस करने वालों के। वो देखेंगे जी कंसीलमेंट साबित होती है कि नहीं होती है, वो तो बड़ी दूर की बात है। अभी तक तो TOR तो बने नहीं, तो पता नहीं तो कहाँ ये हो जो रहा है। आपके साथ हुआ है ना, फिर ठीक हुआ है, क्योंकि हम तो कहते रहे वो धांधली की पैदावार है हुकूमत, और ख़ास तौर पर ये जो है तो उन्होंने यहाँ भी वही असर किया है। ये जो TOR वाला मामला है, मेरा तो ख्याल है कि ये TOR का मामला तो बिल्कुल डेड हो गया। उसमें भी वो कहते हैं कि नवाज शरीफ स्पेसिफिक हो, नवाज शरीफ कहते हैं कि जी मेरा नाम तो है ही नहीं उसमें। तो उसके बाद अब ये इस तरफ ले गई ये चीज़ जो है, और ये भी लंबा मामला है, क्योंकि खुद इलेक्शन कमीशन कहता है कि यार जब तक हम प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं हैं हम इसको सुन भी नहीं सकते। तो ये कुछ मामलात पहले तो कहते थे हम सड़कों पे आ जाएंगे, अब कुछ मामलात मुझे लगता है कि खान साहब जो है वो भी कुछ दूसरे मामलात में ज़्यादा बिजी हो गए। सर मुझे तो ये लगता है कि खान साहब के घर में अगर उनको चाय ठंडी मिल जाए तो वो कहेंगे जी मैं एहतजाज करने जा रहा हूँ सड़कों के। मतलब कि बात ये है कि आप एक सूबा है PTI के पास, वो चलाएं, वो बताएंगे जी उन्होंने क्या करना है, उसके अंदर अपनी कार्रवाई दिखाएं। अगर उन्होंने मदरसों को पैसे देने 100 बिस्मिल्लाह, जाके लोगों से कहेंगे जी हम इस बुनियाद पे आए। नून लीग जो है वो अपना सूबा चला रही है, वो वफाक में है। पीपल्स पार्टी अपना काम करे, वो उसकी बुनियाद पे चले। ये जो है कि जी हम आपको फलाने को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये पर्सनल पॉलिटिक्स जो है ना इसको ख़त्म करना चाहिए। आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए कि जी मैंने लोगों के लिए किया या नहीं किया, या आप खड़े हुए। आप बता दें क्या किया गवर्नमेंट ने? किस 3 साल government तो हो गया ना, सारी एक हर गवर्नमेंट अपना अपने कर ही नहीं रही ना रिकॉर्ड को नकवी आगे साहब। कर ये रही कहने है। के लेकिन लिए तो गुलाम बड़ा खान अच्छा साहब जो आप कह रहे हैं ना, मसलन बहुत सारे लोग कहते हैं कि PTI की KPP गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो नहीं कोई किया कहता है होगा। कि सिंध की गवर्नमेंट बड़ी करप्ट है, कोई कहता है कि जनाब बहुत सारे हैं, जैसे आप कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मैंने जिस तरह कल बताया था वो तो कहते हैं हमने बड़े तीर मारे। इमरान खान से पूछो तो वो कहते हैं हमने बड़े तीर मारे। सिंध हुकूमत वाले कहते हैं कि जी हम बहुत फ़ाल हैं। तो मकसद है कि जो नकवी साहब कह रहे हैं बात बुनियादी तौर पे तो ठीक है ना, कि अगर हम इस तरीके से हुकूमतों की छुट्टी कराना शुरू कर दें कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेट द इलेक्टोरल डिसाइड दैट। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ धांधली से बगैर इलेक्शन ही नहीं कराना तो वो कौन सा मैंडेट है? मैं तो ये नहीं, बुनियादी इशू ही है। नहीं, ये मसलन धांधली वाली बात भी जो है ना, ये भी एक इमरान खान का प्लान था जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ अभी तक। कमीशन भी बनवा लिया, सब कुछ धांधली कर तो लिया। हुई है ना, वो कामयाब हुआ है ये कि तो नहीं आप हुआ? कहते हैं ना, मैं या तो खुद खान साहब देखी- कहते हैं। मैं तो खुद देखी जाके, ऐसे में हवा में थोड़ी बातें करता ये हूँ। तो आपका फिर तासब है ना, अब क्या किया जा सकता नहीं, तअस्सुब की बात नहीं है, क्यों ये नहीं होना नकवी नहीं साहब? चाहिए। अब देखो ना, ये और चूपड़ फिर नहीं तो आप धांधली की आप बात करें, आप जाके कमीशन में पेश हुए थे, आप जजेस के सामने गए थे कि जी मैंने ये देखा है। एविडेंस तो इमरान खान उस वक्त पेश नहीं कर सका जब बना था नासिर मुल्क साहब का कमीशन। अब आप कह रहे हैं कि जी मैंने धांधली देखी थी, तो विटनेसेस किधर थे? मामला तो इस तरह चलता ना अदालत में कि आप लाएं, एविडेंस लाएं, पेश करें कि जी ये साबित करें धांधली। लार्जली करेक्ट। लो जी सुन लो, ये नई एक टर्म है, नहीं। इलेक्शंस वर हेल्ड लार्जली। ओ छोड़े जी ऐसे। नहीं, इनका नाजी करेक्ट से मतलब ये का गालबन ये है कि अगर मान भी लिया जाए बहस की खातर का जी वो 4 जगह पे हुई या 2 जगह पे हुई या 6 जगह पे हुई, बाय एंड लार्ज तो मेरा ख्याल है कि 2-4 जगह से पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन सारी ये इंडिया में Well, let's agree उतने ही to fair या disagree। फिर- मैं agree मैं नहीं तो कर खुद सकता। उसको केयर टेकर तो इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ मुझे ਪੁੱਛਿਆ पता ਸੀ है। ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ तो ਕਿਹਨੇ? कौन सी धांधली हुई थी? इलेक्शन कमीशन वाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ਉਹ तो बात ਕਿੱਥੇ मानते ਹੈ? नहीं ਉਹ थे। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਫਖਰੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। खैर दैट वाज आल्सो another joke। जोक ऑफ द सेंचुरी है, बट वो कंसेंसस अनफॉर्चुनेट। तो नकवी साहब आपका क्या लगता है कि ये अगर हुकूमत जो है ये अब 2 साल रह गए, 2 साल में से साल के बाद तो इलेक्शन मोड में आ जाएंगे, ये इसी तरह ही रड़ते जाएंगे? देखें जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नंबर 1 तो इशू ये है कि साल 1.5 साल में बिजली देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर लोगों ने फैसला करना होगा, नंबर 1 चीज़ जिसके ऊपर हम सारे जो हैं हम परेशान होते हुए ये कि हमारे घर में बिजली होगी कि नहीं होगी। अगर बिजली होगी तो फिर ठीक है, लोग कहेंगे जी इस हुकूमत ने बहुत कुछ किया। उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं, मतलब कि ये मेट्रो बस तो खैर पिछली दफ़ा बड़ा इशू था, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, स्कूल बनाए, सड़कें बनी, क्या हुआ। हर कोई शहरी जो है वो फिर उसको देखेगा, अपना हिसाब किताब करेगा, अपना वोट डालेगा। वो ये भी देख सकता है कि जी KPK में वो कहते हैं कि जी पुलिस जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। पीपल्स पार्टी ने अगर कुछ किया है तो खैर मुझे तो मालूम नहीं कि क्या किया है। वो आई थिंक बिलावल साहब का आज बयान आया हुआ है, वो कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत जो है वो जवाब दो। भाई आपका और सिंध हुकूमत के साथ भी तो कोई वास्ता है ना, आप उनसे जवाब लें। आप दूसरों को क्या कह रहे हैं कि जी जवाब दें? वो पॉइंट इज़ एवरीबडी विल डिसाइड ऑन देयर ओन टर्म। इलेक्शन का यही होता है कि कौम होती है, आप जाके आप अपनी एविडेंस पेश करते हैं, आप अपनी सफाई कराते हैं और उसके बाद आप लोगों से फैसला कराते हैं। इसी की बुनियाद पे चलना है।
ये बीच में अदालतों को नहीं घुसना चाहिए कि जी मैं फलाने को फारिग कर रहा हूँ इसको, वो फिर आपके यही होता है कि जी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। क्यों नहीं फिर ये चलें, थैंक यू सो मच Thank you, फैसल sir. नकवी Pleasure, साहब। sir. अल्लाह करे कि आपके साथ जो हाई हैंडनेस हुई है उसकी कोई रेमेडी हो जाए इंशाल्लाह। मुझे, यानी ये जो बड़ी देर दिन दिहाड़े जो डाका पड़ा है, अदालतें मौजूद हैं, सारा सिस्टम मौजूद है और बकौल आपके मेरिट पर काम होना चाहिए और उसी पर जज होना चाहिए। तो ये है जो आपने तमाचा कराया, अल्लाह करे ये निकल आए, नहीं तो फिर आप दोबारा आएँ अगले वीक, ज़रूर तो ये इसको दोबारा टेकअप करेंगे अगर वो मिनिस्टर साहब ने अपना मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। निज़ामी साहब, हमने नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करनी है और वो टर्की को जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ उसको भी टेकअप कर रहे हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक तो निज़ामी साहब वो अमजद साबरी के जो कातलों तक पुलिस जो है पहुंच गई है, तो एक दो दिन में वो सारा उसकी शान फटक करके तो कौम के सामने ले आएंगे। ये एक अच्छी इतला है जो बाखबर ज़राए दे रहे हैं। तो अच्छी बात है। हाँ, तो कातिल जो है वो बेनकाब पहले तो हो गए। उनके नौकर को भी पकड़ लिया था उन्होंने, जिसके बारे में फैमिली कहती जो पिछली सीट पे बैठा था, कह रही ये तो बड़ा पुराना हमारा नौकर, वो उन्होंने ऐसे ही गारंटी लोग दी, होते लेकिन हैं। शायद कोई लीड वगैरह कोई मिली हो, चले बेहतर उसमें ये भी होता है ना जी, आप ये इधर जा रहे हैं, मतलब है कि इतनी इतला भी जो होती है कातिलों के लिए अनबिटिंगली भी दे सकते हैं। वो फॉलो भी कर रहे थे। और बेसिकली बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा शदीद रद्द अमल हुआ है इसका, और रमज़ान में ना वो सारी जगह में, वो और वो ये भी चीज़ सामने आ गई है कि अब दहशतगर्दी से लोग उकता चुके हैं और कोई उनको कोई सपोर्ट बेस कोई अगर थोड़ी बहुत थी ना किसी लॉबी में तो वो भी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ठीक। अब दहशतगर्दी ने तो अपने पंजे पूरी दुनिया में गाड़ लिए हैं, अमेरिका हो। नहीं, लेकिन आज जो आपको पता है तुर्की वाला रहा। कि ये जब से साल शुरू हुआ है कुछ 7-8 बड़े बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात जो है अनहोने, वो तुर्की फ्रांस, में, बेल्जियम, टर्की, मैं तुर्की की अमेरिका। बात कर रहा हूँ सिर्फ, इस्तांबुल, अंकारा वगैरह में। और ये अर्दोगान ने, पता है आपकी जो अजीब एक टर्म जो है वहाँ निकाली गई है, पाकिस्तानाइजेशन ऑफ टर्की। तुर्की। मकसद है कि पाकिस्तान तो अब गुजर चुका है इस दहशतगर्दी के, और हमने बड़ा सफ़र किया। आप अभी भी देखा है हमारी क्रिकेट टीम को आने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, हमारी जीडीपी पर ग्रोथ रुकी हुई है, एक इनसिक्योरिटी है, नाके हैं, ये है वो, लेकिन हमने फिर भी कंट्रोल कर लिया गुलाम हसन साहब। अब हम उसको कंट्रोल फेज़ में। टर्की जो है, इन्होंने अपने मामलात इस तरह ख़राब किए कि पहले तो ISIS के बारे में सवाफ़ हुआ, कुर्दों से मुआहदा हुआ था। ये अर्दोगान भी अजीब आदमी है, वो सारा मामला जो है वो चौपट हो गया। ये नहीं, बिल्कुल एक किस्म की सिमिलरिटी है कि हमने अफगान जहाद में बड़ा सपोर्ट किया उनको, फिर वही लोग आके हमारे भरिया मेला जो छड्डन वाला कॉन्सेप्ट है ना पंजाबी में जिसको कहते हैं, वो नहीं लोग समझते। इट ही हैज स्टेड लॉन्ग इनफ। अब वो देखो रशिया का वो जहाज गिराया, अब उनसे माफीनामा मांगा, कहते जिन्हें पैसे लेने आज पुतिन की और उसकी पहले दफा बात हुई। ये दिलचस्प है। नंबर एक, इसराइल से वो ख़त्म किए थे ताल्लुकात, अब उनसे बहाल कर लिए। अब क्या क्या ये मेरा एनीवे बात गलत है। जो ये दहशतगर्दी है, ये अफरीत जो है बहुत ही फैलता जा रहा है, और यहाँ जो है बदनवानी और कानून को हाथ लेने का जो रवाज है पाकिस्तान में वो बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा एक अच्छी खबर यह है कि अमजद साबरी के इकबाल के जो कातिल हैं उन तक पहुँच गए हैं और वो किसी वक्त भी अनाउंस हो जाएगा। चलें दुआ करते हैं। अच्छा, वो तो होगी बात। अब ये रेलवे जो ये रॉयल पाम कंट्री क्लब था जिस पर कब्जा हुआ है, वज़ीर रेलवे ने हमें लिख के मैसेज दिया है नाजरीन कि जनाब आपने कल चूँकि यक तरफा हमारे खिलाफ प्रोग्राम कर दिया है, मेरे से तो आप तो ना करें मैं आऊँ, और मेरे जो लीगल एडवाइज़र हैं या वो तर्जमान हैं वो आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं। डीजी लीगल जी, तो वो आ सकते हैं। तो अब उनको भी हम फ़ोन कर रहे हैं, वो कल आ जाएं, आज आ जाएं, बिस्मिल्लाह। हमारा ना उनसे तनाज़ा है ना रॉयल पाम वालों से कोई यारी तो लेकिन हमारा देखे हमारे कोई हिस्सेदारी तो नहीं ना रॉयल पाम से। अब बात यह है कि एक प्रेम फेसाई अगर और हमारा काम क्या है ऐसे मीडिया कि हम जो है जो भी शिकायत कुरिंदा हो उसकी बात सुने और उसका अल्टरनेट और अपोजिट व्यू भी दें। और कल मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें बैलेंस करने के लिए मैंने जो रेलवे का पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी दिया था। तो आज उन्होंने बिलाई कर दिया वो। हाँ, वो कहते हैं हमने पैसे देने कौन, हमने तो क्या कि ये वापस मेरा कर तो ख्याल था कि वाकई पैसे नहीं दिए इन्होंने जी। लेकिन अब अगर ये नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तो नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में जमहूरियत है,
यहाँ ये तो नहीं हो सकता कि हम जो रॉयल पाम की जो मैनेजमेंट है उसकी सुनवाई भी ना करें और एक ही साइड पे चलते जाएं। मुझे लगता है निज़ामी साहब एक दफ़ा वो रमज़ान शेख को और ये रेलवे वाले को आपको यहाँ बुलाना पड़ेगा, इनकी तरह बराह रास्त जो है बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर ये करवा आ दें जाए। आप। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि वो भाग रहे हैं। ये हुक्मरान जो होते हैं ना, इनकी जो वो होती है कहते ना, हैं सानू की। कुव्वत है बर्दाश्त है ना, ये बहुत कम हो जाती है। अच्छा, वो आपने जो 9,000 पुलिस वाले जो डिमोट कर दिए हैं, जो एक बंदा SSP था वो ऐसा ही हो गया है। ये तो अपने दोस्त से पूछें आप, शहबाज शरीफ नहीं, साहब वो अभी दो से। दिलचस्प खबर है जी कि हमारा ख्याल था कि हुक्मरान जमात को बड़ी जल्दी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। वो मैंने कल बताया था, 2 ग्रुप में, एक कहता है जी बड़ा इस्तकबाल होना है इसलिए मौका दें ईद के बाद। ऊपर से महमूद रशीद साहब जो लीडर थे अपोजिशन है पंजाब हाँ, असेंबली, पंजाब में उन्होंने करारदाद जमा कर दी कि जी मुल्क में बड़ा मामलात ख़राब हैं, तो वज़ीर आज़म जो है फ़ौरन वापस आए। तो ये नहीं कि ये लगता है कोई मुकमका हो गया कोई PTI का। नहीं, उनका वो आके अपने क्राइम्स का हिसाब दे, वो अपने लाए क्राइम अलग का अलग। हिसाब तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी मुस्तक़बिल करीब में तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल है। अल्लाह के कोई आपकी मैं दुआ। आपको अब रोज़े में क्या इससे, लेकिन मेरे पास जो ज़राए है वो यही कहते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। रोज़े में आप क्या सच ही बोलना ना, आप बता दें। नहीं, रोज़ों में मैं कहता है ज़रा कम ही डिस्कशन करें, तो गुजर जाए ईद के बाद फिर अब मेरे ख्याल से अब कल तक हम इंतज़ार आप करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक आपके दोस्त हैं, उनको बुलाएं कल आगे जवाब दिया। पेवस्तर है शजर से उम्मीद है बाहर रख, देखिए कल आते हैं या नहीं आते। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का ज़्यादा वक्त जो है वो खर्च हुआ है रॉयल पाम जो क्लब है उसकी पर, जो रेलवे की इंतज़ामिया ने कब्ज़ा किया रेलवे पुलिस से। हमारे साथ फैसल नकवी भी थे जो कि उनके वकील हैं, और रमज़ान शेख साहब जो उनके CEO हैं रॉयल पाम के। जो बात वाज़ेह हुई है वो यही है कि ये रेलवे का कब्ज़ा गासिबाना है। नैब ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। चेक उन्होंने हमें कॉपीज़ दिखाई कि जो रेलवे ने वापस कर दिए हैं। तो ये रेलवे का केस मुझे ज़रा ज़ाती तौर पे, मैं ज़्यादा कोई लीगल माइंडेड नहीं हूँ, बड़ा कमज़ोर लगता है। मेरा ख़्याल था कि वज़ीर रेलवे या रेलवे कोई तर्जुमान जो है वो आके डिफेंड करेंगे रेलवे को, लेकिन उनको गिला ये है कि जी आपने कल क्यों किया प्रोग्राम उन पर। कल भी हालांकि हमने उनका मौक़िफ़ भी बयान किया था। तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन जो मीडिया का रोल है ये बड़ा मुश्किल है कि अब ख्वाजा साद रफ़ीक मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ मैं, और मैं नहीं चाहता कि वो नाराज़ हों, लेकिन कोई ज़ाती मसला नहीं है। में अच्छा काम भी ये अच्छा काम हुआ। हम कहते हैं कि उन्होंने अनलाइक PIA रेलवे को काफ़ी हद तक टर्न अराउंड किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सब अच्छा की नवीद देते रहे। ना पाकिस्तान टेलीविज़न है जिसमें ऐसा होता था, ना रेडियो पाकिस्तान है, ना हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण थे गुलाम हुसैन साहब। तो नाजरीन, इसके अलावा थोड़ी बहुत हमने बात की सियासी मामलात पे भी। मामला जो है जो रेफरेंस दाखिल हो चुके हैं, अभी लगता है कि ये दूर का मामला है। अगरचे गुलाम हुसैन साहब का ख्याल है कि वक्त शहादत आ चुका है मियां नवाज शरीफ साहब का, और ईद के बाद उनका फरागत जो है जल्दी हो जाएगी अगले महीने में। दुआ करें कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री चीज़ ना हो, और अल्लाह मियां नवाज शरीफ को सेहत दे और वापस आके वो अपना मनसब संभालें। खुदा हाफ़िज़, इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।